नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा ये 75 नंबर सेट है। 75 नंबर सेट और 75 नंबर सेट में आज हम संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हमने अलग-अलग टॉपिक को लिया हुआ है। इसमें हमने पूरी कोशिश की कि आपके राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे हम क्वेश्चन को ले सकें। इन 75 सेट में हमने लगभग सभी सेट को यानी सभी पोर्शन को लगभग ले भी लिया है। कुछ पोर्शन से कम क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आगे के जो 25 सेट बचे हैं हमारे, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम 100 सेट को पूरा करेंगे। आगे 25 सेट बचे हैं, उनमें भी हम उन पोर्शन से जिससे हमने क्वेश्चंस कम लिए हैं, उनको हम फिर से यहाँ पर पूरा लेंगे। यानी हम लगभग पूरे आपके जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आपका है, राजनीति विज्ञान, इसके लगभग हम सभी पोर्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कराएंगे। ठीक, और तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। और ये जो हमने सीरीज चलाई थी, ये सीरीज इसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट है आपकी पॉलिटिकल साइंस की भी और हिस्ट्री की भी। इस पूरी सीरीज में 100 सेट्स आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छा सहयोग किया है आप लोगों ने। लेकिन ये सीरीज हमने, आप जानते हैं, स्पेशली हमने चलाई थी इसको टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। ठीक है, आपको याद होगा, हम आपको बार बार रिमाइंड करा रहे थे। ये सीरीज आपकी टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जेआरएफ वालों के लिए है, लेकिन साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, ठीक है, यूपी का, उनके लिए भी है। बाकी जो बीपीएससी और एमपीपीएससी वाले हैं, उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रही है और अलग-अलग जगहों से लोगों ने इसको अच्छा देखा भी है, प्यार भी दिया है। अब अभी आप जानते हैं आई है कि आपका टीसीपीसी का एग्ज़ाम हो नहीं पाया है और लेट हो गया है, कोई बात नहीं है। आपकी तैयारी का और भी मौका मिल गया है। जो भी जैसा समय हो, उसको उसी तरह से समझना चाहिए। नहीं हुआ है इसको लेकर के फ्रस्ट्रेट होने की बजाय, समय मिल गया है, ऐसा सोच करके आप जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ठीक, लेकिन अभी वैकेंसी आप आ गई है, आप जानते हैं, एलटी की वैकेंसी, ठीक है, और साथ में जीआईसी की प्रवक्ता की वैकेंसी भी है, यानी एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी है और जीआईसी वैकेंसी भी है। इसकी अभी कोई एग्जाम डेट तो कोई है नहीं। जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट ईयर ही मोस्ट लाइकली मान के चलिए आपकी होगा। इसके लिए जो लोग टीजीटी दे रहे हैं, पीएचडी दे रहे हैं, वे एलटीजीआईसी भी देंगे, या कुछ ऐसे जो नए होंगे, वे अभी से इसके लिए कमर कस लें। इस एग्जाम के बाद, या एग्जाम चाहे जब हो, कोई बात नहीं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रहिए। तो हम एलटीजीआईसी की अलग से भी सीरीज, जो कि 100 सेट की ही होगी, तो करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली कल से स्टार्ट करेगी वो अभी सीरीज। हिस्ट्री की सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। दोनों को साथ साथ पढ़ते चलिए, समझते चलिए। इसके साथ साथ हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं बताने में आपको, कि बताना जरूरी है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो टीजीटी पीएचडी तुरंत देने जा रहे हैं, जो कमिंग डेट आएगी, ऐसे लोगों के लिए हिस्ट्री का क्रैश कोर्स तैयार है। तो लगभग 80-85 दिन का क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स को केवल 500 रुपये में, 499 रुपीज़ उसका जो है रेट है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है आपका। और इस क्रैश कोर्स को आप केवल 499 में परचेज कर सकते हैं। इसमें पूरी हिस्ट्री का आप थ्रोली रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स बनाया गया है ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी एलटीटीआई एक क्रैश कोर्स पॉलिटिकल साइंस का भी बना लें, जो लास्ट में थ्योरी रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। हम बहुत कम डेट पर रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज से जुड़े रहिए। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको हम और दे दें। आप जानते हैं कि एलटीजीआईसी के एग्जाम में जीके भी पूछा जाएगा, या आप उसको जीएस कह सकते हैं।
जीएस जब हम कहते हैं तो जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, ये थोड़ा लेंदी पोर्शन। जीके के बारे में आप कह सकते हैं जीके इज द पार्ट ऑफ जीएस, जीके इज द पार्ट ऑफ जीएस, यानी थोड़ा सा कम पोर्शन, ठीक है। तो अब अगर हम जीके जीएस की बात कर रहे हैं तो हम एक सीरीज इसकी भी चलाने जा रहे हैं, जीके और जीएस की भी, यानी आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जीके और जीएस की, यानी आपका जनरल स्टडीज भी तैयार होता रहे, की भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलाने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज इस तरह से होगी कि आप सॉल्व तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप साथ साथ कंटेंट भी पूरे आप जो है लेते जा रहे हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन उसका पूरा होगा, जिसमें आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की और जीके जीएस की सबकी सीरीज हम एकदम से लाने जा रहे हैं। आप लोग जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, समर्थन दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमें बताइए अगर कुछ और चाहते हैं तो ये भी बताइए आप, ठीक है। और आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज ये सेट नंबर 75, ठीक। पहला क्वेश्चन, आज हमने जो क्वेश्चन किया है वो संविधान की विशेषताओं से लिया हुआ है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो संविधान की विशेषताओं से संदर्भ में हैं और वे बार बार पूछे जाते हैं, बदल बदल की भाषा पूछे जाते हैं, उनको हमने लिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का संविधान की विशेषता है, भारत के संविधान की क्या विशेषता है? कठोर, पहला ऑप्शन कह रहा है कठोर है, सेकंड कह रहा है लचीला है, सी कह रहा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर भाई? भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? क्या आपका संविधान कठोर है, या आपका संविधान लचीला है, या कुछ कठोर है, लचीला है, या इनमें से कुछ भी नहीं? नो डाउट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान अंशतः कठोर भी है और लचीला भी है, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका संविधान है वो कुछ संदर्भों में क्या है? आंसर आपका होगा सी, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? सी, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका जो संविधान है वो कुछ संदर्भों में क्या है? कठोर है, और कुछ संदर्भों में क्या है? लचीला है। कुछ संदर्भों में लचीला है, क्यों? समझिए, देखिए भारतीय संविधान में स्पेशली अगर हम संशोधन की बात करें, ठीक है, तो संशोधन के आधार पर ही हम कठोर और लचीले की बात करते हैं। तो कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको हम साधारण बहुमत से ही, यानी आधे से एक ज्यादा साधारण बहुमत से कर सकते हैं। तो वहीं कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है। यानी कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वहीं पर कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का, कम से कम आधे आधे राज्यों का क्या चाहिए? अनुसमर्थन भी चाहिए, आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। अब आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जहां साधारण बहुमत की बात आ जाती है तो यह क्या हो गया? लचीला। जब 2/3 बहुमत की बात आती है तो कठोर हो गया। लेकिन ऐसे संशोधन जिनके लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तो यह क्या करता है? अत्यधिक कठोर बनाता है। अगर विकल्प के आधार पर देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर भी है और अंशतः ढीला भी है, और यह हमारे संविधान की एक विशेषता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, पहला विकल्प कह रहा है संसदात्मक शासन, दूसरा कह रहा है मौलिक अधिकार, तीसरा कह रहा है दोहरी नागरिकता, और अगला है लिखित संविधान। भारतीय संविधान की विशेषता है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, फोकस आपको यहाँ करना है। तो विशेषता क्या नहीं है भाई? संसदात्मक शासन तो आपके यहाँ पाया ही जा रहा है, मौलिक अधिकार आपके संविधान में नहीं है, ठीक है, तो ये तो विशेषता है ही है, और आपका लिखित संविधान भी है। लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। आप जानते हैं भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है,
इस आधार पर विकल्प क्या सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के संविधान में है। ठीक है, यानी अमेरिका का संविधान अमेरिकी नागरिकों के लिए या अमेरिकी संघ के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, लेकिन भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें भारत संघ के आप नागरिक होते हैं, यानी नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही होती है। राज्यों के आप सिर्फ निवासी हो सकते हैं, यानी राज्यों के का केवल आपका डोमिसाइल होता है, जो आपको जाने, मिलने, रहने या रोजगार करने की सुविधा प्रदान की जाती है इसके माध्यम से। तो आप राज्यों के मात्र निवासी हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं, आप नागरिक केवल भारत संघ के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इस आधार पर विकल्प क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार, भारतीय संविधान यहां याद रखिएगा, समय तथा परिस्थितियों के अनुसार की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है, एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। किसने यह मत किया था? अब यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने ये बात क्यों कही आपको कि कंफ्यूज ना होइएगा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ जब भी हम बात आती है अक्सर एकात्मक या संघात्मक की या अर्ध संघात्मक की, तो वहां पहला नाम केसी होयर का आ जाता है आपके दिमाग में, और इसीलिए मोस्टली क्वेश्चन में केसी होयर टॉपर किया भी रहता है। अभी दिया गया है चाहे, लेकिन केसी होयर नहीं होगा। ठीक है, फिर दिया गया है आर एस सरकारिया, फिर दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और अगला है जेनिंग्स। ठीक है, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार। किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि संविधान स्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? आंसर आपका हो जाएगा जेनिंग्स। क्या होगा आंसर? जेनिंग्स। आप लोग जो साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे, चाहे वो बात में देख रहे हो आप, तो कोशिश क्या करिए कि साथ साथ क्वेश्चन को आप सॉल्व क्या करिए। जरूरी नहीं कि आप कमेंट करें वहां पर, लेकिन ये मान के चलिए कि हम लाइव ही देख रहे हैं, तो किसी भी समय देखिए तो लेके तुरंत बैठ जाया करिए एकदम कॉपी अपनी, और अपने हिसाब से टिक मारा करिए कि हाँ भाई ये सही है। हम आंसर बताएं उससे पहले आप क्या करिए कि बता लीजिए। समझिए फिर क्या समस्या है। जेनिंग्स का नाम यहाँ पे क्यों आया है? सर ये जेनिंग्स का कथन है कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों प्रकार के जो है प्रकार से हो जाता है। इनकी एक बुक है, इसको आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा राइटिंग पैड पर लिखने में अभी थोड़ा हम लोगों का हैबिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा जाती है, आप लोग समझ लिया करिए, हम बोलते भी साथ साथ में हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी बुक थी, और इस बुक में इन्होंने भारतीय संविधान को संघात्मक माना है। ठीक है, भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, लेकिन साथ ही इन्होंने जो है बहुत जोर देकर के इस बात का समर्थन किया है कि संघात्मक विशेषताओं के साथ साथ भारतीय संविधान एकात्मक विशेषताओं से भी युक्त है, यानी भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण भी हैं और साथ में एकात्मक लक्षण भी हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने, किसने? जेनिंग्स साहब ने यह कोशिश की है कि समय और परिस्थिति के अनुसार यह एकात्मक भी हो जाता है और यह संघात्मक भी हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम केसी होयर की बात कर लें, ठीक है, चूंकि विकल्प में दिया गया है तो इनको भी जान लीजिए। केसी होयर साहब ने साफ साफ कहा है कि भारत का जो संविधान है वह क्या है? अर्ध संघात्मक है। क्या कहा इन्होंने? साफ साफ कहा है कि भारत का जो संविधान है वह अर्ध संघात्मक स्वरूप में है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर की बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक संविधान माना है। क्या माना है? भारतीय संविधान को क्या कहा इन्होंने? परिसंघात्मक संविधान कहा है, परिसंघात्मक संविधान कहा है। ठीक है, जबकि
क्वेसी फेडरल यानी अर्धसंघात्मक किसने माना है? केसी वैर साहब ने माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता है। बी कह रहा है आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। सी कह रहा है कि संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। बताइए भाई क्या सही होगा इसमें? भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है किस आधार पर कहते हैं आप? इसलिए कि संपूर्ण भारत के लिए की एक ही नागरिकता है, या फिर इमरजेंसी में आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है इसलिए केंद्रमुखी कहेंगे, या संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है इसलिए कहेंगे, या सभी विशेषताएं हैं इसलिए कहेंगे? वास्तव में सभी विशेषताएं हैं। केंद्रमुखी कहने के पीछे कारण है भाई। कौन सा कारण है? सभी कारण है भाई। केंद्र ही डिसाइड करता है नागरिकता संबंधित प्रावधानों के बारे में, तो ये एकात्मक लक्षण हो गया। आपातकाल में लगभग सभी शक्तियां केंद्र के पास ही आ जाती हैं, तो यह और भी ज्यादा एकात्मक लक्षण है, और भी ज्यादा केंद्रीय लक्षण है। दूसरा, भारतीय संघ में राज्यों का अस्तित्व कितना है आप इस बात से समझ सकते हैं कि केंद्र चाहे तो राज्यों का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है। उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, के साथ साथ उनके राज्य का दर्जा, यानी राज्य से क्या कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर देखा आपने, राज्य से क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। या केंद्र शासित प्रदेश को इसको राज्य बना सकती है, या फिर उस पूरे राज्य को ही समाप्त कर सकती है। ये सभी शक्तियां जो हैं वो क्या बनाती हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था को केंद्रमुखी बनाती हैं, सेंट्रल ओरिएंटेड बनाती हैं, और यह कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण भी है। तो ये सभी के सभी विकल्प इसमें सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहां वर्णित है? भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहां वर्णित है? प्रस्तावना में, भाग 3 में। सी कह रहा है कहीं भी वर्णित नहीं है। सी क्या कह रहा है भाई? कहीं भी वर्णित नहीं है। और डी कह रहा है अनुच्छेद 368 में। डी क्या कह रहा है? अनुच्छेद 368 में। बताइए भाई क्या सही होगा? भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहां पर वर्णित है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, कहीं भी वर्णित नहीं है, या अनुच्छेद 368 में। आंसर क्या होगा बताइए? फेडरल शब्द है कहां? भाई फेडरल शब्द कहीं नहीं है, और अगर फेडरल शब्द कहीं नहीं है तो इसका मतलब कौन होगा? कहीं भी वर्णित नहीं है। ठीक है, अब ये बात आई कहां से? दरअसल अनुच्छेद 1 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 1 का 1, अनुच्छेद 1 का 1 क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट, यहां वर्ड का यूज किया गया है बेटा, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये यूनियन शब्द लिया कहां से गया था? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है भाई, लेकिन तो ये बात फेडरल की आई कहां से? दरअसल जो हमारा यूनियन है, या जो हमारे जो संघात्मक जो है लक्षण संविधान के हैं, या जो संघात्मक व्यवस्था भारत में है, वो कनाडा के संविधान पर आधारित है, अमेरिका के संविधान पर आधारित नहीं है। और अमेरिका में के संविधान में ही फेडरल वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में ही फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कनाडा के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन वर्ड का यूज किया गया है। संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी, और संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल भारतीय संदर्भ में और अच्छा होगा, क्योंकि फेडरल शब्द से कुछ विशिष्ट प्रकार की जो है अनुभूति होती है, जो फिलहाल भारत के लिए ठीक नहीं है। और संविधान सभा में चर्चा के दौरान ही उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया, और यूनियन शब्द को अल्टीमेटली स्वीकार किया गया। ठीक है, यूनियन शब्द को अल्टीमेटली क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका संविधान में फेडरेशन या फेडरल वर्ड है, भारतीय संविधान में यह कहीं भी वर्ड
नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। आप डिटेल को पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के से आपको दसियों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्रैश कोर्स का ऐड बेटा दिया गया है। ठीक है, 499 का कोर्स है, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अभी पूरी तरह से हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और थोड़ी रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है उनके लिए। बहुत ही सस्ते में कोर्स है, केवल 499 में है। रिकॉर्डेड ये कोर्स मिलेगा आपको, इसको आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है, बहुत फायदा आपको मिलेगा, इससे थोड़ी रिवीजन कर सकते हैं आप। लेक्चर 1 से लेकर के जो है वो जो भी 80-85 लेक्चर्स का है ये, ठीक, उसको। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को अहस्तक्षेप संविधान भी कहा जाता है? अहस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस स्टेट। ठीक है, किसको कहा जाता है? समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को, व्यक्तिवाद को, या फिर श्रमिक संघवाद को, किसको कहा जाता है? अहस्तक्षेपवाद का सिद्धांत किसको कहा जाता है? समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को, व्यक्तिवाद को, या फिर श्रमिक संघवाद को? बोलो भाई। पहले तो ये जान लीजिए कि अहस्तक्षेपवाद सिद्धांत कहता क्या है। दरअसल अहस्तक्षेपवाद जो सिद्धांत है, इसका सामान्य सा मतलब है, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि राज्य है वह व्यक्ति की विचारधारा, या उसके या फिर उसके जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। ठीक है, न्यूनतम हस्तक्षेप करे, या फिर हस्तक्षेप ना ही करे, सामान्य भाषा में क्या कहेंगे तो राज्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, और यह सिद्धांत कौन कहता है? व्यक्तिवाद इसी पर आधारित है कि राज्य को व्यक्ति के विभिन्न कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और अगर हस्तक्षेप करे भी तो वह हस्तक्षेप बहुत ही कम यानी न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। यानी व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, या फिर परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं? ठीक है, बताइए भाई आंसर क्या होगा? निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की, एकात्मक व्यवस्था की, दोनों ही व्यवस्था की, संघीय और एकात्मक, या फिर परसंघीय व्यवस्था की? बोलो भाई आंसर क्या होगा? हो चुका है, चूंकि भारत का संविधान अभी हमने बताया कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। यानी भारतीय संविधान में कई विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे क्या बनाती हैं? संघात्मक व्यवस्था से युक्त बनाती हैं। तो वहीं पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इसको एकात्मक बनाते हैं। ठीक है, और इस आधार पर अगर हम डॉक्टर डी बसु की बात करें, तो डी बसु के बारे में आपको बाद में बताएंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहां बताएंगे हम। डी बसु साहब की बात के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण भी है और भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी हैं। यानी दोनों ही विशेषताएं भारतीय संविधान में, बोलिए भाई, भारतीय संविधान में ली गई हैं। ठीक, ये अलग बात है कि ऐसी कोई भी स्थिति आने पर जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाने की जरूरत पड़ जाती है, उस व्यवस्था में भारतीय संविधान कहीं ना कहीं अधिक एकात्मक हो जाता है और कम संघात्मक रह जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार
भारत है। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो संविधान की विशेषताओं पर कर रहे हैं, तो उसी से क्वेश्चन लिए हुए इंपॉर्टेंट आपसे जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या फिर अर्धसंघीय राज्य, राज्यों का संघ या फिर अर्धसंघीय राज्य। बताइए भाई क्या होगा इसमें। अब इसका आंसर भी आपको क्लियर ही हो गया है कि अनुच्छेद 1 आपका कहता है भारत राज्यों का संघ है, तो संघीय राज्य तो है ही है, लेकिन क्या संघीय राज्य में विकल्प चूंकि इस आधार पर हैं कि क्या पूरी तरह से संघ है, तो पूरी तरह से संघ नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या पूरी तरह से एकात्मक है, नहीं है, तो एकात्मक भी नहीं होगा। राज्यों का संघ तो है ही है, ये तो स्वीकार ही किया जा रहा है कि सी ऑप्शन राज्यों का संघ, हाँ भाई है, लेकिन कैसा संघ है, क्या पूरी तरह से संघ है, नहीं है ना, इसलिए ए और सी विकल्प में आप में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जाहिर सी बात है, सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, डी विकल्प होगा। सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा आपके सामने, डी होगा ऑप्शन आपके लिए। क्यों होगा समझिएगा। दरअसल भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो भारत को क्या बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा, एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें, इसको सही करना पड़ेगा आपको, रुकिएगा। ये ऑप्शन गलत होगा, इसको मत करिए, ये गलत हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन का थोड़ा मर्म है, समझिए क्वेश्चन वास्तव में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन वास्तव में जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार भारत है, संविधान के अनुसार, व्याख्या कौन क्या कर रहा है ये अलग बात है, संविधान क्या कहता है। तो बेटा संविधान तो साफ साफ अनुच्छेद, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया आपको कि अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, भारत राज्यों का संघ है। तो अगर संविधान का अनुच्छेद 1 का 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, कि संविधान के अनुसार बात कर रहा है, इसलिए आपका आंसर इसमें सी सही होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, और इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बताया है, डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि इसे क्यों संघ माना जाए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने इसकी दो विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता इन्होंने ये बताया है कि ये जो भारत संघ है, यानी जो भारत संघ राज्य है, ये जो राज्य है, ठीक है, या संघ ही मान लीजिए आप, कि संघ क्यों है, इसको मैं थोड़ा से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अंबेडकर साहब ने बताया कि भाई ये संघ क्यों है। इसके लिए दो कारण इन्होंने प्रमुख रूप से बताया। क्या बताया कि ये जो हमारा संघ है ये राज्यों के बीच, राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वेच्छा से राज्य इसमें शामिल हुए हैं, और जब शामिल हो गए हैं तो उसके बाद उनकी मर्जी भी खत्म हो गई है। अब उनकी स्वेच्छा भी या उनकी किसी प्रकार की इच्छा भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। उनके संदर्भ में जितने भी निर्णय होंगे वो कौन लेगा, केंद्र लेगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि स्वेच्छा जब समाप्त हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों को संघ से विलय का अधिकार नहीं है, संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, पृथक, ठीक है, संघ से पृथक या संघ से विलग, संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। यानी अगर राज्य सोचें कि हम चलो भैया हमारा मन भर गया है, अब हम यहां से अलग हो जाएं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी राज्यों की किसी भी प्रकार से कोई भी बात संघ माने जरूरी नहीं है, इसलिए आपको संघ मानना पड़ेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, राज्यों का संघ है। और संघ क्यों है, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो संघ है यह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन इससे लगा हुआ अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, डी बसु ने कहा है, दुर्गादास बसु, केसी भैर ने कहा है, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने, दुर्गादास बसु ने, केसी भैर ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर क्या होगा इसमें, सी आंसर होगा केसी भैर।
केसी वैयर साहब। केसी वैयर साहब ने कहा है कि दरअसल भारतीय संविधान में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें संघात्मक लक्षणों की कमी नहीं है। ठीक है, संघात्मक लक्षण भी खूब हैं, लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो आप ये पाएंगे कि इसमें एकात्मक लक्षण भी खूब हैं। यानी संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण दोनों ही तत्वों की प्रबल रूप से विद्यमानता है। ठीक है, ऐसे में इनका यह मानना था कि एकात्मक लक्षण को लिए हुए है भारतीय संविधान, इसके बावजूद भी संघात्मक है, इसलिए इसके स्वरूप को हमें अर्ध संघात्मक स्वरूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ना तो एकात्मक और ना ही पूरी तरह से संघात्मक। ठीक है, तो ये कथन किसका है? केसी वैयर साहब का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सके। विकल्प क्या कह रहा है? जिसे संशोधित न किया जा सके। दूसरा कह रहा है जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, कह रहा है जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? भाई कठोर किसे कहते हैं? कठोर उसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आप किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि भाई ये व्यक्ति बहुत कठोर है, इसका मतलब क्या है? कि जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उन सामान्य प्रक्रियाओं से यह बिल्कुल नहीं चलता है। तो कैसे चलता है? या किसी ऐसी प्रक्रिया से चलता है जो सामान्य प्रक्रिया से अलग होती है। ठीक है, जैसे आप कोई मजाक में कहते हो किसी किसी के बारे में, अरे भैया बड़े कठोर आदमी हैं, क्या करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है ना कि वो कुछ कठोर से कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। तो ऐसे में जब संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है? कठोर होती है। तो ऐसे में या सामान्य विधि से अलग होती है, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? एम.बी. पायली का है, दुर्गादास बसु का है, डी बसु का है, सर आइवर जेनिंग्स का है, या ग्रेनविले जे ऑस्टिन का है? किसका है ये? अब यहां थोड़ा समझना होगा आपको कि भारत के संविधान में अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, अमेरिका की क्या न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता। लेकिन वहीं पर अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की क्या भाई? संसदीय सर्वोच्चता। दोनों में अंतर पहले समझिएगा और फिर ये देखिएगा कि भारत के संविधान में है क्या। दरअसल ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च है। यानी अगर ऐसी यानी विधि निर्माण का पूरा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों में वहां की न्यायपालिका परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन जो अमेरिकी व्यवस्था है, यहां ध्यान समझना होगा आपको, जो ये अमेरिकी व्यवस्था है, इस अमेरिकी व्यवस्था में क्या है? न्यायपालिका सर्वोच्च है। यानी वहां की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अमेरिका की न्यायपालिका विधि से भिन्न करार दे करके या विधि से असम्मत करार देकर के उसको रद्द भी कर सकती है। भारतीय संविधान में क्या किया गया है? भारतीय संविधान में
यह व्यवस्था बनाई गई है कि दरअसल संसद सर्वोच्चता यहाँ पर भी स्वीकार की गई है, संसद की सर्वोच्चता को यहाँ पर भी स्वीकार किया गया है। यानी विधि निर्माण का अधिकार किसके पास है भाई? विधि निर्माण का अधिकार संसद के पास ही है, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता को एक साथ स्वीकार करते हुए क्या बनाया गया, क्या व्यवस्था बनाई गई है कि भारतीय न्यायपालिका के पास एक शक्ति दे दी गई है जो अमेरिकी न्यायपालिका के पास भी है। उसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इस शक्ति के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका संसद की विधि का, याद रखिएगा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि का क्या कर सकती है? विधि पुनरीक्षण कर सकती है। यानी यह देख सकती है कि संसद के द्वारा बनाए गए किसी नियम कानून से में किसी प्रक्रियात्मक उल्लंघन में कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन तो नहीं किया गया है, या फिर इस विधि से किसी भी प्रकार से संविधान के किसी उपबंध का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको विधि के विपरीत मानते हुए उस संसद के द्वारा बनाए गए उस नियम कानून उपनियम या व्यवस्था को रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो अमेरिकी व्यवस्था के तहत ही लगभग हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई है, जो कहीं न कहीं यह साबित करती है कि सिद्धांत में संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहारिक आधार पर न्यायपालिका भी सर्वोच्च हो जाती है। और यह व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के संविधानों में से लेकर के एक मध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? एक संसदात्मक सरकार में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा कह रहा है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा कह रहा है न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई संसदात्मक व्यवस्था में लगभग सभी लोग जानते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका यानी सरकार जो होती है, ये क्या है? ये कार्यपालिका जो है ये किसके लिए? व्यवस्थापिका यानी विधायिका यानी लेजिस्लेशन यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका बी विकल्प का आपके मतलब क्या है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहला मतलब तो यह है कि कार्यपालिका तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक इसका व्यवस्थापिका में विश्वास बना रहता है। यहाँ विश्वास बने रहने से मतलब क्या है कि इसका जब तक संसद में यानी व्यवस्थापिका में विधायिका में बहुमत है तब तक सरकार यानी कार्यपालिका अस्तित्व में रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। दूसरा, व्यवस्थापिका के प्रति इसकी जवाबदेही है। सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, कितने में कर रही है, कहाँ कर रही है, ये सब व्यवस्थापिका को जो है जवाब देना पड़ता है। यानी विभिन्न प्रकार की चर्चा बहस में, ठीक है, इसको उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर व्यवस्थापिका संतुष्ट नहीं है तो उसके पास विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। वह क्या कर सकती है? आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव ला सकती है, स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती है। इन प्रस्तावों के माध्यम से, ठीक है, या फिर बजट में तरह तरह के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें वो तरह तरह के कटौती प्रस्ताव ला सकती है। इन सब माध्यमों से कार्यपालिका पर यानी सरकार पर नियंत्रण भी रखती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सरकार को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहना ही रहना पड़ता है। किसमें? संसदात्मक व्यवस्था में, जो कि भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? कह रहा है संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है नहीं। नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, नाम मात्र का अध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति से है। तो संसदात्मक सरकार की एक विशेषता होती है कि यहाँ पर नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, यानी जो राष्ट्रपति है यानी मुख्य कार्यपालिका है वह किसका होता है? केवल नाम मात्र का होता है। तीसरा कह रहा है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। मैंने समझाया भी इसी क्वेश्चन से पहले कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में
दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, यानी कार्यपालिका पूरी तरह से व्यवस्थापिका पर निर्भर ही है, ठीक है, हर तरह से जवाबदेह होने के कारण। ठीक है, दूसरा कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। डी क्या कह रहा है कि संसदात्मक सरकार के बारे में, कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यहाँ पर है कि पहली चीज तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र जो होता है वो संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र जो है संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। दूसरा, यदि किसी सरकार के किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। इसके अलावा पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है वह प्रधानमंत्री में विश्वास व्यक्त करती है। यानी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई पारित हो गया तो जाहिर सी बात है संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना हो जाएगा। यानी सब प्रकार के से जो है ये पूरी की पूरी कार्यपालिका यानी सरकार यानी मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है, तो भैया बी ऑप्शन स्पष्ट है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल जो है संसदात्मक जो व्यवस्था में नहीं होता है। अलग अलग देशों में यह व्यवस्था अलग है, जैसे ठीक है कहीं पर 4 वर्ष का कार्यकाल है, कहीं पर 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसके बावजूद भी यह निश्चित कार्यकाल नहीं है। क्यों? इस 5 वर्ष या 4 वर्ष या जो भी वर्ष बनाया गया है इससे पहले भी यह स्वयं क्या कर सकती है, त्यागपत्र दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसको समय से पहले भी सरकार को क्या कह सकता है, यानी लोकसभा को, जैसे हमारे यहाँ क्या है, समय से पहले भी लोकसभा को, समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके आधार पर? विभिन्न आधारों पर। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा आप लोग, इसमें बी ऑप्शन होगा, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल संसदात्मक सरकार की विशेषताओं में नहीं आता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्यों लोकतंत्र सरकार का बेहतर प्रारूप है? क्यों लोकतंत्र सरकार का बेहतर प्रारूप है? पहला ऑप्शन, यह अधिक उत्तरदायी है। बी, इसमें निर्णय लेने की विशेषता है। सी, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। ठीक है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। और डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो समझना होगा थोड़ा लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र की बहुत अच्छी व्याख्या किया है किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन की जो व्याख्या है वो लगभग भारत में सभी लोग जानते हैं। बहुत ही सरल बात कही है। क्या कहा है लोकतंत्र को? इन्होंने लोकतंत्र को डिफाइन करते हुए, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि जिसमें जनता का जनता का जनता के लिए जनता के लिए जनता द्वारा शासन हो, जनता द्वारा शासन हो। ठीक है, वही क्या है, वही क्या है, लोकतंत्र होता है। और इसे इन्होंने उत्तरदायी व्यवस्था माना। क्यों माना? ये मानते हैं कि ऐसी उत्तरदायी व्यवस्था होने से क्या होता है कि एक तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। दूसरा, लोकतंत्र है तो विभिन्न प्रकार के मतभेद भी होंगे, मत भी होंगे तो उसमें मतभेद भी आएगा, और जो कभी कभी संघर्ष का स्वरूप ले सकते हैं। तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और संघर्षों का समाधान भी करती है। और चूंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, शासन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह उत्तरदायी भी होगी, उत्तरदायी रहना पड़ेगा। क्योंकि कुछ समय के बाद इसको जनता के पास पुनः मत जो है, पुनः बहुमत के लिए जाना पड़ेगा, पुनः मताधिकार जो है, पुनः सरकार बनाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में बिना उत्तरदायी रहे यह काम नहीं कर सकती है। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपर्युक्त में से उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? ये एक बहुत अच्छी विशेषता है भारतीय संविधान की, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधानों की अगर हम बात करें तो सभी देशों के संविधानों में प्रस्तावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान का परिचय कराती है, ये ऑप्शन कह रहा है। बी कह रहा है मौलिक अधिकारों का एक बयान है। सी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करती है प्रस्तावना। डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये ई है नीचे वाला, ये क्या कह रहा है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई क्या होगा इसमें से? वास्तव में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जो आपकी नीचे की बातें आ रही हैं कि मौलिक अधिकारों की बात, राज्य के सिद्धांतों की बात, ही बात नहीं भाई, इसमें संविधान में जितनी भी चीजें हैं लगभग लगभग सब आ जाती हैं। इसलिए वास्तव में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह पूरे संविधान से कहीं ना कहीं परिचय करा देती है। ठीक है, पूरे संविधान से परिचय करा देती है, यानी प्रस्तावना एक तरह से क्या है? संविधान का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जो यह बताती है कि जो भारत का संविधान है वह कैसा संविधान है। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर क्या सही होगा? ए आंसर सही होगा। ठीक है, ये कुल 15 क्वेश्चंस थे आपके। क्वेश्चन थोड़े हम कम लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि व्याख्या थोड़ी बड़ी हो, जिससे आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन मिल सके, अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके, और उससे आप अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा सीरीज। ठीक है, बाकी बातें मैंने आपको जैसे पहले बताई थी जितना भी इंट्रोडक्शन में, वो सब फुलफिल होंगी। ठीक है, थैंक यू।